आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की शायद चंद सबसे मशहूर कहानियों में से एक, बड़े भाई साहब। चलिए शुरू करते हैं। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 क्लास आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने किया था, लेकिन तालीम जैसे अहम मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। वो बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। भाई, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी देखरेख और निगरानी का पूरा हक था, और मेरा इखलाक इसी में था कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वो मिजाज से बड़े पढ़ाकू थे, हर वक्त किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के किनारे चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या जुमला 10-20 बार लिख डालते थे। कभी कभी एक ही शेर को बार बार खूबसूरत लफ्जों में बार बार लिखते। कभी ऐसे लफ्ज लिखते जिसमें न कोई मतलब होता न कोई तुक। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत लिखी देखी, स्पेशल अमीना भाइयों बहनों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने कोशिश की कि इस पहेली का कोई मतलब निकालूं, लेकिन नाकामयाब ही रहा। उनसे पूछने की हिम्मत हुई नहीं। वो 9वीं क्लास में थे, मैं 5वीं में। उनके लिखे को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। सच कहूं तो मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई यार दोस्त मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक को आगे पीछे चलाते हुए कार के मजे ले रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर जान सूख जाती थी। उनका पहला सवाल होता था, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी आवाज में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास सिर्फ खामोशी थी। न जाने मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती थी कि भाई जरा बाहर खेल रहा था। मेरी खामोशी कह देती थी कि मुझे अपना जुर्म कबूल है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज नहीं था कि गुस्से में मिले हुए शब्दों से मेरा स्वागत करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे? हाँ, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ नहीं आएगा। अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी पढ़ डालते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर तालीम आती है। और आती क्या है, हाँ कहने के लिए आ जाती है। अरे बड़े बड़े आलिम भी अच्छी अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात है। और मैं कहता हूँ तुम घोंगा हो यार कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते नहीं हो क्या? हाँ, अगर नहीं देखते हो तो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारे दिमाग का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखा वहां जाते हुए? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते रहते हैं, मैं तो पास भी नहीं फटकता। इधर देखो, हमेशा पढ़ता रहता हूं मैं, उस पर भी 1-1 दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। फिर तुम कैसे उम्मीद करते हो कि तुम यूं ही खेल कूद में सारा वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? हैं? कोई खेल है? बच्चों, मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। समझ रहे हो? अगर तुम्हें इस तरह अपनी उम्र गंवानी है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो भाई? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता था। खैर, इसका जवाब भी क्या ही था। अपराध तो मैंने किया ही था, गलती मेरी थी, तो लताड़ कोई और क्यों सुनता। भाई साहब ज्ञान देने की कला में माहिर थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते थे, ऐसी ऐसे सूखती बाढ़ चलाते थे कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और हिम्मत छूट जाती थी। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की ताकत तो भी मेरे अंदर थी भी नहीं। और इस नाउमीदी में मैं जरा देर के लिए सोचने लगता था, क्यों ना वापस घर ही लौट जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना बेवकूफ रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाते थे भाई।
हाँ, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद नाउमीदी के बादल फट जाते थे और मैं इरादा करता था कि आगे से खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। फटाफट उसी वक्त एक टाइम टेबल बना डालता था, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम की तैयारी किए हुए कि काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल हटा दी जाती। सुबह सुबह उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक मैथ्स, 9 से 9:30 तक हिस्ट्री, फिर खाना और फिर स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक ज्योग्राफी, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक इंग्लिश कंपोजिशन, फिर खाना खा के 8 से 9 तक ट्रांसलेशन, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक दूसरे सब्जेक्ट्स और फिर आराम। ये था टाइम टेबल। पर भाई, टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन से उसकी अनदेखी शुरू हो जाती थी। मैदान की वो खुशरंग हरियाली, आय हाय, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वो दांव घात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अनजानी ताकत की तरह खींचे ले जाती थी और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता था। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ किताबें किसी की भी याद नहीं रहती थी। और फिर तो भाई साहब को नसीहत और फजीहत दोनों का मौका मिल जाता था। मैं उनके साए से भागता था, उनकी आंखों से दूर रहने की फिक्र करता था। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी तरफ उठी और मेरी जान सूखी। हमेशा सर पर नंगी तलवार सी लटकती रहती थी। फिर भी जैसे मौत और मुसीबत के बीच में आदमी मोह माया की जकड़ में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद की बेअद भी नहीं कर सकता था। लेकिन सालाना इम्तिहान हुआ तो एक बहुत अजीब बात हुई। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। और सिर्फ पास ही नहीं हुआ बल्कि फर्स्ट भी आ गया। मेरे और उनके बीच सिर्फ 2 साल का ही फर्क रह गया था। मन में आया कि आज भाई साहब को आड़े हाथों लूं, पूछूं कि आपकी वो घोर तपस्या कहां गई? अरे मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और क्लास में फर्स्ट भी आया। लेकिन वो इतने उदास थे कि मुझे उनसे हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का ख्याल ही बेशर्मी वाला लगा। हाँ, मुझे अपने ऊपर कुछ फक्र हुआ और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। भाई साहब का वैसा रोब अब मुझ पर नहीं रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? हाँ, मैं तो खेलते कूदते क्लास में फर्स्ट भी आ गया। मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का अब वो आतंक मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने भी इसे भांप लिया। एक दिन जब मैं गुल्ली डंडा खेलकर खाने के वक्त लौटा तो भाई साहब मानो तलवार लिए बैठे थे, मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं, अरे इस साल पास हो गए और फर्स्ट आ गए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, अरे भैया, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके कैरेक्टर से तुमने कौन सा उपदेश लिया है या यूं ही रट लिए? अरे महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है दिमाग का विकास। अरे जो कुछ पढ़ो उसका मतलब तो समझो कि बस यूं ही रट लिया। शैतान के बारे में जानते हो? अरे जानते हो कि नहीं जानते हो? बोलो, उसका क्या हाल हुआ? पढ़ा है कुछ? उसे ये लगता था कि उससे बढ़कर ईश्वर का कोई सच्चा बंदा है ही नहीं। आखिर में हुआ ये कि स्वर्ग से नर्क में ढकेल दिया गया। शाह रूम का नाम सुना है तुमने? अरे कुछ जानते भी हो? शाह रूम रोम का राजा था, उसे भी अहंकार हो गया था, आखिर में भीख मांग मांग कर मरा। तुमने तो अभी सिर्फ एक क्लास पास किया है और अभी से तुम्हारा सर घूम गया। तुम तो बढ़ चुके आगे फिर इस तरह। और हाँ, ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो, समझे? अंधे के हाथ में बटेर लग गई है, मगर बटेर सिर्फ एक बार लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधी चोट से निशाना सही लग जाता है, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं बन जाता है। खिलाड़ी तो वही है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। और सुनो, तुम मेरे फेल होने पर ना जाओ। मेरे क्लास में आओगे ना तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और ब्रिटिश इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना कोई आसान नहीं है, समझे? 8 तो हेनरी गुजरे सिर्फ। कौन सा कांड किस हेनरी के वक्त हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो तुम? हेनरी 7वीं की जगह हेनरी 8वां लिखा तो सब नंबर गए, सफा चट, 0 मिलेगा 0। हो किस ख्याल में तुम? अरे दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है। और तो और इन लोगों के नाम भी नहीं जुड़ते हैं। एक ही नाम के पीछे 2यम, 3यम, चरहम, पंचम लगाते चले गए, नाम की कमी थी जैसे। अरे मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह है। आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया और कट गए नंबर, समझ लो। कोई इन बेदिलों से नहीं पूछता है कि भाई आखिर आबा जा और आजा बा में क्या फर्क है।
और इस बेकार की बात के लिए क्यों बेचारे स्टूडेंट्स का खून क्यों करते हो भाई? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन एग्जामिनर्स को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो किताब में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के हर्फ हर्फ रट डाले, और इस रटंत का नाम रख दिया गया है शिक्षा। ज्योमेट्री पढ़ोगे ना तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाए। अरे भाई क्यों गिरा दे, इससे क्या फायदा है? दुगना नहीं चौगना हो जाए, या आधार है मेरी बला से। लेकिन एग्जाम में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी ही पड़ेगी। कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। अरे भाई कौन नहीं जानता है कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। अब इस जरा सी बात के लिए 4 पन्ने कैसे लिखे जाएं? जो बात एक लाइन में कही जा सकती है उस पर 4 पन्ने लिखने की जरूरत क्या है, मैं पूछता हूं। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। अरे मेरे दर्जे में आओगे ना लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। इस दर्जे में अव्वल आ गया हो तो जमीन पर पांव नहीं रख रहे हो तुम। लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। दुनिया का मुझे तुमसे ज्यादा तजुर्बा है, इसलिए जो कहता हूं उसे गिला बांधो, नहीं तो पछताओगे। बड़े भाई साहब बोलते ही चले जा रहे थे। वो तो स्कूल का वक्त था इसलिए रुक गए, वरना पता नहीं ये भाषण कब खत्म होता। खैर, आज मुझे खाना बहुत बेस्वाद लग रहा था। मैं सोच रहा था कि जब पास होने पर इतनी बेइज्जती हो रही है तो फेल हो जाने पर शायद जान ही ले ली जाती। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई की जो भयंकर तस्वीर खींची थी मेरे सामने, उसने मुझे बहुत डरा दिया था। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद भी किताबों से मेरी दूरी वैसी की वैसी बनी रही। खेल कूद का कोई मौका मैंने हाथ से नहीं जाने दिया। पढ़ता भी था लेकिन बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और क्लास में जलील ना होना पड़े। इस भाषण के बाद अपने ऊपर जो यकीन पैदा हुआ था वो फिर से गायब हो गया और फिर से जिंदगी चोरों की तरह कटने लगी। खैर, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा। सालाना इम्तिहान आ गए। इम्तिहान हुए और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं फिर से पास हो गया और भाई साहब फिर से फेल। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, पर न जाने कैसे क्लास में मैं फिर से फर्स्ट आ गया। मुझे खुद बहुत हैरानी हुई। भाई साहब ने तो दम लगाकर मेहनत की थी। कोर्स का एक एक लफ्ज चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे सुबह तक उधर, 6 बजे से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले चेहरे की चमक चली गई थी पढ़ते पढ़ते। लेकिन बड़े भाई साहब बेचारे फिर से फेल हो गए। मुझे उन पर अफसोस होता था। नतीजा सुना तो वो बेचारे रो पड़े। उनकी आंखों में आंसू देखकर मुझे भी रोना आ गया। उनके गम में मेरी अपनी खुशी आधी रह गई थी। मैं सोचने लगा था कि मैं भी फेल हो गया होता तो शायद भाई साहब को इतना दुख नहीं होता, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। खैर, अब मेरे और भाई साहब के बीच सिर्फ एक क्लास का फर्क रह गया था। मुझे भाई साहब को देखकर अफसोस तो हो रहा था, लेकिन मन से एक आवाज ये भी आ रही थी कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो गए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। फिर वो किस बुनियाद पे मेरी बेइज्जती कर पाएंगे। लेकिन मैंने इस कमीने ख्याल को दिल से दबा दिया। आखिर वो मुझे मेरे फायदे के लिए तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त बुरा जरूर लगता है, लेकिन ये शायद उसी डांट का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूं, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। इस बार के रिजल्ट से भाई साहब कुछ नर्म तो पड़ गए थे। कई बार तो डांटने का मौका पाकर भी उन्होंने खामोशी से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का हक उन्हें नहीं रहा, या रहा भी है तो बहुत कम। मेरी आजादी भी बढ़ी और मैं उनकी इस रवादारी का गलत फायदा उठाने लगा। इसका असर ये हुआ कि अब मुझे ये लगने लगा कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरी तकदीर बुलंद है। और इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हो गया। उन्हीं दिनों मुझे पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। अब मेरा पूरा वक्त पतंगबाजी की भेंट चढ़ जाया करता था। हालांकि इस सब के बाद भी मैं भाई साहब की इज्जत करता था और इसलिए पतंग उनकी नजर बचाकर ही उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी वगैरह की चुनौतियां अब चुपचाप से हल की जाती थी। मेरी कोशिश यही थी कि भाई साहब को यह बिल्कुल ना लगे कि इम्तिहान के रिजल्ट्स की वजह से उनकी इज्जत और लिहाज मेरी नजरों में कुछ कम हो गया है। एक दिन शाम के वक्त हॉस्टल से दूर मैं एक पतंग लूटने के लिए बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की तरफ थी और मन उस आसमान से गिरती पतंग की तरफ जो मंद रफ्तार से झूमती हुई नीचे चली आ रही थी। बच्चों की एक पूरी सेना डंडे और झाड़दार बांस लिए उसे पकड़ने के लिए दौड़ी चली आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी जैसे उस पतंग के साथ ही आसमान में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न कारें हैं, न ट्राम है, न गाड़ियां हैं। मैं भी दौड़ रहा था, लेकिन दौड़ते दौड़ते मैं अचानक किसी से टकरा गया। देखा तो भाई साहब थे।
जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और नाराजगी से बोले, ये क्या हो रहा है? हाँ, इन बाजारी लड़कों के साथ पतंग के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मैं समझ गया था कि यह भाषण फिर से लंबा चलेगा, और मैं सही था। बड़े भाई साहब ने बोलना शुरू किया, अरे तुमको अब इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब तुम छोटे क्लास में नहीं हो, 8वीं में आ गए हो, मुझसे सिर्फ एक क्लास नीचे। आखिर आदमी को अपनी पोजीशन का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। अरे एक जमाना था कि लोग 8वीं पास करके तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूं जो आज फर्स्ट क्लास के डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। हो किस गुमान में तुम? हाँ, अरे कितने ही 8वीं पास तो नेता या अखबारों के एडिटर हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स उनके नीचे काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर इन बाजारी लौंडों के साथ पतंग के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमकली पर अफसोस होता है। अरे तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारी सेल्फ स्टीम का कत्ल कर डाले? हैं? अरे तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से सिर्फ एक क्लास नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन ये तुम्हारी गलती है बेटा, गलती है। इस गुमान में मत रहना तुम। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, और चाहे तुम आज ही मेरे क्लास में आ जाओ या चाहे 1 साल बाद तुम मुझसे आगे ही निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का फर्क है वो हमेशा रहेगा, और उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे MA कर लो, PhD कर लो या D.Litt कर लो, जो चाहे कर लो। और हाँ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई क्लास पास नहीं किया, और दादा भी शायद 5वीं के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की पोथियां पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का हक हमेशा रहेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें पैदा किया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। मैं सुनता जा रहा था और वो बोलते जा रहे थे। भगवान ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे तो हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को खत लिखने के अलावा तुम्हें और कुछ सूझेगा ही नहीं। लेकिन तुम्हारी जगह पर अगर दादा हो तो वो किसी को खत नहीं लिखेंगे, न घबराएंगे, न बदहवास होंगे। पहले खुद मरज पहचान कर उसका इलाज करेंगे, उसमें कामयाब नहीं हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। और बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते हैं कि महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं हमें 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, और महीने के आखिर में पैसे को मोहताज हो जाते हैं हम। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना हम तुम आज खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया और परिवार का पालन किया है, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, MA है कि नहीं है? यहाँ के MA नहीं है, ऑक्सफोर्ड के हैं। 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा नहीं पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी मां ने इंतजाम अपने हाथ में लिया है, तब से जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो कुछ समझे? ये बात दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे पास आ गए हो और अब तुम आजाद हो। जब तक मैं यहां हूं मेरे सामने, तो तुम गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। फिर वो मुझे थप्पड़ दिखाते हुए बोले, और अगर तुम यूं ना माने तो मैं इसका इस्तेमाल भी कर सकता हूं, और मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मुझे आज सचमुच अपने छोटेपन का एहसास हुआ, और भाई साहब के लिए मेरे मन में इज्जत कुछ बढ़ने लगी थी। मैंने डबडबाई आंखों से कहा, हरगिज नहीं, मुझे आपकी बातें जहर नहीं लग रही। आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है, और आपको कहने का हक है, और हमेशा रहेगा। हम एक दूसरे को एक पल देखते रहे, फिर भाई साहब ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। वो एहसास बहुत खूबसूरत था। गले लगे लगे बोले, पतंग उड़ाने को मना नहीं करता हूं, बल्कि मेरा खुद भी तो जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद गलत करूंगा तो तुम्हें कैसे रोकूंगा? ये फर्ज भी तो मेरे ही सर पर है। इत्तेफाक से उसी वक्त एक कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजरी। उसकी डोर लटक रही थी। बहुत सारे लड़के पीछे पीछे दौड़ते चले आ रहे थे। भाई साहब लंबे हैं ही, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। और मैं भी भाई साहब के पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप अपने बड़े भाई के साथ अपने तजुर्बे हमें लिखकर बताएं। मोबाइल में ईमेल खोलें और मेल टाइप करके भेजें radio@aajtak.com पर। हम आपके खत को शो में शामिल करेंगे। और हाँ, एक जरूरी बात यह भी कि अगर आप हमें स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो हमें रेटिंग जरूर दें, जितने भी स्टार आप देना चाहें। इससे ये कंटेंट और लोगों तक पहुंचेगा। तो फिलहाल चलता हूं। इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है
अमृत रे जी ने। अगले इतवार फिर होगी मुलाकात। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।